हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट एकेडमी पे। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटी पढ़ने जा रहे हैं और हमारा पॉलिटी में इससे पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ रखी थी भारत की प्रमुख अनुसूचियाँ, और आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख भाग और उनसे संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, तो दोस्तों आज हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय संविधान के प्रमुख भाग। ठीक है, और उसमें से भी हम पढ़ेंगे भाग 1। ठीक है, भाग 1, और भाग 1 में संबंधित अनुच्छेद कितने हैं? 1 से 4 तक। ठीक है, कितने अनुच्छेद हैं? 4 अनुच्छेद, 1 से 4। ठीक है, और अनुच्छेद 1 से 4 में क्या कहा गया है? यानी कि राज्य और इसके क्षेत्र, इनका जिक्र किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आज हमारा यही टॉपिक आज रहेगा और इसी को हम क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे अपने आज के क्लास में। तो भाग 1 को कवर करना है, अनुच्छेद 1 से 4 तक आज हम डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आए तो आप लोग का क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखिए दोस्तों, भाग 1 में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 से 4 तक में संघ और इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है। ठीक है, यानी कि भाग 1 में क्या मिला हमको? भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 1 से 4 तक, अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ एवं इसके क्षेत्रों की चर्चा की गई है। ठीक है दोस्तों, तो भाग 1 में क्या कहा गया है? संघ और इसके राज्य क्षेत्र की बात की गई है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने अनुच्छेद 1 स्टार्ट करते हैं। अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है? भाग 1 समझ में आ गया आप लोगों को? भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा की गई है और संबंधित अनुच्छेद क्या है? 1 से लेकर 4 तक। तो आइए अनुच्छेद 1 में को हम पढ़ लेते हैं। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी कि भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है, तो लिख लेते हैं। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। ठीक है दोस्तों, तो अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि इंडिया अर्थात भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। यानी कि जो हमारा इंडिया है, यानी कि जो हमारा भारत है, वो राज्यों का समूह नहीं है बल्कि राज्यों का संघ है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 1 से हमको 2 चीज़ों का पता तो चल गया। 2 चीज़ों का कौन कौन सा? यानी कि इंडिया अर्थात भारत और राज्यों का संघ। यानी कि हमें पता चल गया कि यानी कि संविधान में भारत के 2 नामों का जिक्र किया गया है, इंडिया और भारत। यानी कि अनुच्छेद 1 से हमको देश का नाम का पता चलता है और वहाँ की शासन पद्धति की। यानी कि भारत की शासन पद्धति कैसी है? तो भारत की शासन पद्धति संघीय है। ठीक है, यानी कि राज्यों का संघ बोला गया है। तो लिख लेते हैं इसमें, यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है। यह व्यवस्था 2 बातों को स्पष्ट करती है। कौन कौन सी बात? एक देश का नाम और एक शासन पद्धति को स्पष्ट करती है।
एक क्या है, देश का नाम, एक देश का नाम है, और दूसरा यहाँ की राज पद्धति कैसी है, राज पद्धति का प्रकार। तो राज पद्धति कैसी है दोस्तों, संघीय। ठीक है, तो दो बातों का जिक्र किया गया है, दो बातों को स्पष्ट करती है, एक देश का नाम यानी कि इंडिया अर्थात भारत, और दूसरा भारत की राज पद्धति यानी कि शासन पद्धति कैसी है उसका जिक्र करता है। देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में इंडिया अर्थात भारत, इसको लेकर के बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। ठीक है, इनके नामों को लेकर के, चूँकि हमें उन विवादों में नहीं पड़ना है, लेकिन एक भारतीय होने के नाते जहाँ तक हम लोगों को भी लगता है कि इंडिया को ऐसा नहीं कि संविधान में नहीं रखना चाहिए था, इंडिया को संविधान में रखें, बल्कि अपना जो हमारा भारत है उसको पहला प्रेफरेंस दें, यानी कि भारत अर्थात इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत जो कि इंडिया है, इस तरह के शब्द का यूज़ करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोड़िए, वो हम लोग के टॉपिक का बात नहीं है, हम लोग को अपना क्लास देखना है। जो विवाद में है हाल फिलहाल में, उसकी बात थोड़ा सा करना ज़रूरी था। फिर देखिए, संविधान सभा ने क्या किया, यानी कि दो नाम मतभेद हुआ थोड़ा सा संविधान सभा में। कुछ लोगों का मानना था कि भारत यानी कि संविधान में भारत के प्राचीन नाम को ही जगह देना चाहिए, स्थान देना चाहिए, महत्व देना चाहिए, और कुछ लोगों का मत था कि नहीं, इंडिया को भारत के बाकी देशों में इंडिया के नाम से ही भारत को जाना जाता है, तो इसलिए हमें इंडिया को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। तो इस तरह से संविधान सभा ने क्या किया, दोनों को स्वीकार किया, यानी कि कुछ का मत था कि संविधान में भारत का नाम इंडिया होना चाहिए, उसे भी स्वीकार किया, और भारत, दोनों को। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं, संविधान सभा ने दोनों को स्वीकार किया, दोनों को स्वीकार किया। किन दोनों को, इंडिया जो कि क्या है, भारत है, जो कि भारत है। ठीक है, संविधान सभा ने इन दोनों वर्डों को, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों एक दूसरे के ट्रांसलेट नहीं हैं, यानी कि इंडिया का हिंदी भारत नहीं होता और भारत का इंग्लिश इंडिया नहीं होता, यानी कि दोनों अलग अलग मीनिंग रखते हैं अपना। इंडिया का हिंदी इंडिया ही होगा, भारत का अगर इंग्लिश हम ट्रांसलेशन इसका देखें तो भारत ही होगा। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की ट्रांसलेशन नहीं है। ठीक है, और देखिए, भीमराव अंबेडकर के अनुसार इन्होंने राज पद्धति के विषय में क्या कहा, तो यहाँ हम लिख लेते हैं, B.R. अम्बेडकर के अनुसार B.R. अम्बेडकर के अनुसार ये जो राज्यों का संघ है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से परिभाषित किया गया। तो हम लिख लेते हैं, यानी कि B.R. अम्बेडकर जो हैं उन्होंने बताया कि ये जो राज्यों का संघ है, ठीक है, इसको इन्होंने बहुत ही अच्छे तरह से परिभाषित किया। तो देखिए, इन्होंने बताया कि जो राज्यों का संघ है, यानी कि जो हमारे भारत में है, भारत संघ है, वो राज्यों का क्या है, समूह नहीं है, संघ है। तो संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि अमेरिका है, अमेरिका में क्या छोटे छोटे ऐसे करके देश, स्टेट कह लें, उन लोगों के पहले वो क्या थे, अलग अलग देश थे, छोटे छोटे देश थे। तो उन लोगों को सुरक्षा की, मतलब सुरक्षा के लिए और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वे क्या किए, एक समझौता किए। एक समझौता के तहत वो कई देश मिल करके एक यूनियन बनाए। ठीक है, यानी कि USA, अमेरिका का निर्माण किए, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि उनके बीच क्या है, समझौता है। अगर कोई चाहे, जो राज्य है उनका, वो अलग हो सकता है, समझो, चूँकि इतना आसान नहीं है बात, लेकिन वो चाहे तो अलग हो सकता है, क्योंकि वो समझौते के माध्यम से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हर स्टेट का देखेंगे आप लोग तो अलग फ्लैग है, उनका अलग संविधान रहता है, ऐसा भारत में नहीं है, यानी कि भारत राज्यों का संघ है, समूह नहीं है।
तो इन्होंने बताया, तो यही बात इन्होंने कहा कि यह संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है। सबसे पहला इन्होंने क्या रखा, किसके विषय में रखा है इन्होंने राज्यों के संघ के विषय में। तो यहाँ हम लिखेंगे यह संघ किसी समझौते का परिणाम नहीं है, ठीक है। यानी कि समझौते के माध्यम से भारत में कोई राज्य नहीं जुड़ा है, वो पहले से ही भारत का हिस्सा रहा है, यानी कि कुल भारत के ही पार्ट रहे हैं। समझौता के माध्यम से किसी को नहीं जोड़ा गया है। तो यह समझौते का परिणाम नहीं है और इसमें राज्यों को संघ से अलग करने का अधिकार नहीं है। होने का कोई अधिकार नहीं है। ठीक है, अगर समझौते का परिणाम होता तो वो अलग हो सकता है, ठीक है, किसी भी विवाद से वो अलग हो सकता है, लेकिन समझौते का परिणाम नहीं है, इसलिए राज्य को अधिकार नहीं है कि वो संघ से अलग हो सके। ठीक है, तो देखिए इसका एक बहुत ही सटीक इन्होंने जवाब मतलब मत दिया कि जो हमारा भारत है, भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों कितना सटीक छोटे वर्डों में इन्होंने सब कुछ इसमें परिभाषित कर दिया। यानी कि भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। भारत में राज्यों को नष्ट हम कर सकते हैं, लेकिन संघ को हम नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, राज्य को हम घटा बढ़ा सकते हैं, उनको हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे संघ क्या होगा, नष्ट नहीं किया जा सकता। अगर यही बात करें हम अमेरिका की, तो अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में कहा गया है कि जो अमेरिका है वो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, उसमें क्या कहा गया है, अमेरिका अविनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। ठीक है, यानी कि उसमें हम राज्य का विनाश नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे देखिए वहाँ भी हमारा संघ, वहाँ फेडरेशन चलता है, वहाँ फेडरेशन और हमारा यूनियन ऑफ स्टेट हमारे भारत में लागू होता है, वहाँ फेडरेशन रहता है। तो देखिए दोनों का हिंदी सेम होता है, संघ। लेकिन अमेरिका में कुछ ऐसा है, जैसे मान लीजिए कि ये संघ है, ये हमारा संघ है और ये हमारे कुछ छोटे छोटे राज्य हैं। ये राज्यों ने क्या किया, देखिए राज्यों ने कुछ अधिकार अपने पास, यानी कि कुछ शक्तियाँ अपने पास, बहुत सारी शक्तियाँ अपने पास रखी और कुछ शक्तियाँ, कुछ मामलों की शक्तियाँ, जैसे विदेश मंत्रालय हो गया, रक्षा संबंधी हो गया, शिक्षा संबंधी हो गया, ये शक्तियाँ किसको दे दी हैं, संघ के पास, कि ये सब का काम कौन संभालेगा, संघ। ये हमारे स्टेट हैं। तो स्टेट के पास जो सारी शक्तियाँ थीं, उनमें से कुछ शक्तियों को वो किसे दे दिया, संघ को संभालने के लिए। जैसे विदेश से संबंधित, सुरक्षा से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ये शक्तियाँ वो किसको दे दिया, संघ को दे दिया। तो ये हमारा चलता है अमेरिका में। ठीक है, और ये हमारा एक संघ है। संघ क्या करता है, शक्तियों कुछ प्रशासनिक सुधार हेतु, ठीक है, ये कुछ शक्तियाँ राज्यों को दे देता है। तो ये है हमारा भारत। इसमें देखिए, इसमें ज़्यादा पावरफुल जो होता है वो स्टेट होता है। ठीक है, और इसमें ज़्यादा पावरफुल कौन होता है, संघ होता है। यानी कि हमारे इंडिया में सबसे शक्तिशाली कौन है, संघ है। पावर किसके पास है, संघ के पास। और यहाँ पावर किसके पास है, स्टेट के पास। स्टेट ने कुछ शक्तियाँ संघ को दे रखी हैं समझौते के बदौलत। ठीक है, तो ये समझौते के बदौलत इसको शक्तियाँ, ठीक है। यहाँ क्या होता है, प्रांतों की स्वायत्तता होती है, प्रांतों की स्वायत्तता। और यहाँ किसकी स्वायत्तता होती है, संघ की स्वायत्तता होती है।
यहाँ पावर स्टेट में है, यहाँ पावर संघ में है। तो ये हमारा भारत है और ये यूएस है, ठीक है। तो यहाँ फेडरेशन और यहाँ यूनियन, यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरल ऑफ स्टेट, ऐसा कुछ चलता है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब आइए हम देखते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है। इसको भी हम लिख लेते हैं। अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। कौन सी 3 श्रेणियाँ? आइए उनको हम जिक्र करते हैं उनका। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। उनमें से पहला है राज्यों का क्षेत्र, दूसरा है संघ क्षेत्र, और तीसरा क्या है? तीसरा है अर्जित क्षेत्र, ठीक है। यानी कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारतीय क्षेत्र को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। राज्य का क्षेत्र, जो पहले से ही भारत में राज्य हैं उनकी बात करता है, केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है, और अर्जित क्षेत्र यानी कि ऐसे क्षेत्र जो भारत में है नहीं, कभी मतलब कि ज़रूरत पड़ने पे, अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें क्या किया जाएगा, भारत में मिलाया जा सकता है किसी विधेयक के तहत, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, राज्य क्षेत्र, यानी कि जो हमारे स्टेट भारत में इस समय मौजूद हैं उनकी बात कर रहा है, ये केंद्र शासित प्रदेश की, और ये ऐसे क्षेत्र की बात करता है जो मौजूदा समय में भारत के हिस्से में नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हम जब अनुसूची पढ़ रहे थे तो अनुसूची 1 में हमने क्या पढ़ा था, राज्य एवं संघ शासित प्रदेश के नाम और उनके राज्य क्षेत्र। तो राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार को कहाँ पढ़े थे हमने, संविधान की पहली अनुसूची में। संविधान की पहली अनुसूची में दर्शाया गया, ठीक है। यानी कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश के नाम और उनके क्षेत्र विस्तार से संबंधित पहली अनुसूची में दर्शाया गया है, ठीक है। तो वर्तमान समय में कितने राज्य हैं, तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। उनका जिक्र किया गया अनुसूची 1 में। अब आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपना अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, तो अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे शर्तों पर जो वह ठीक समझे, ठीक है। संसद को यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि के द्वारा यानी कानून के द्वारा ऐसे शर्तों पर जो वह ठीक समझे नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना कर सकता है, ठीक है।
तो यहाँ लिख लीजिएगा अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 2 में यह शक्ति दी गई है कि संसद विधि द्वारा ऐसे शर्तों पर जो वह ठीक समझे संघ में नए राज्य का प्रवेश या स्थापना कर सकेगी। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि संसद को यह शक्ति दी गई है कि वह कानून के द्वारा किसी संघ में नए राज्यों को क्या कर सकती है, प्रवेश कर सकती है या उनकी स्थापना कर सकती है। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 2 से हमको सीधे तौर पे पता चल गया कि ये उन क्षेत्रों की बात करती है जो भारत में पहले से मौजूद नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 2 के तहत किसी बाहरी राज्य को अगर भारत संघ में मिलाना हो तो किसके तहत हम मिलाएंगे, अनुच्छेद 2 के तहत। किसको शक्ति दी गई है, संसद को। तो देखिए इससे हमें दो चीज़ों का पता चला कि भारतीय संविधान में सबसे शक्तिशाली कौन है, संसद है। ठीक है, यानी कि संसद की शक्ति की बात की गई है। और दूसरा, राज्यों के प्रवेश या स्थापना, यानी कि किसी बाहरी क्षेत्र को अगर हमें भारतीय संघ में मिलाना है तो हम संसद के माध्यम से क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं उसे। ठीक है, संसद के द्वारा विधि बना के और उसे हम भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं। तो देखिए अनुच्छेद क्या करती है, दो शक्तियां देती है, किसको, संसद को। तो इस तरह से अनुच्छेद दो संसद को दो शक्तियां प्रदान करती हैं, दो शक्तियां प्रदान करती हैं। कौन कौन सी दो शक्तियां प्रदान करती हैं, तो सबसे पहले तो एक है नए राज्यों को भारत के संघ में शामिल करना। दूसरी क्या शक्ति प्रदान करती है, तो दूसरी शक्ति देती है नए राज्यों के गठन एवं स्थापना, नए राज्यों के गठन ठीक है, यानी कि नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने की शक्ति किसको दी गई है, संसद को। और नए राज्यों के गठन की शक्ति किससे दी गई है, संसद को भी। ठीक है, यानी कि दो शक्तियां संसद के पास हैं, वो नए राज्यों का गठन कर सकती हैं या फिर नए राज्यों को भारत संघ में शामिल कर सकती है। ठीक है, किसी विधि के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, इससे हमें क्या पता चला, अनुच्छेद 2 से हमें साफ जाहिर तौर पे पता चलता है कि उन राज्यों को जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश एवं गठन से संबंधित हैं। यानी कि अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2 उन राज्यों को जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं हैं के प्रवेश की बात करता है, के प्रवेश
की बात करता है। ठीक है, यानी कि क्लियर हुआ कि अनुच्छेद 2 सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों की बात कर रहा है जो भारतीय संघ में शामिल नहीं है, यानी कि मौजूद नहीं है। आने वाले समय में अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको अनुच्छेद 2 के तहत भारतीय संघ में शामिल किया जा सकता है। अब देखिए अनुच्छेद 3 पे आते हैं। अनुच्छेद 3 में क्या कुछ कहा गया है। तो देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 3 में भारतीय यानी कि भारतीय संघ जो है उसके अंतर्गत जो हमारे राज्य हैं उनमें जो परिवर्तन करना है वो हमारे अनुच्छेद 3 से संबंधित है। तो अनुच्छेद 3 क्या कहता है। अनुच्छेद 3 भारतीय संघ के नए राज्यों के निर्माण या नए राज्यों के निर्माण या जो वर्तमान में मौजूद हैं वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 2 बाहरी राज्यों को भारत में मिलाने से संबंधित था। और अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है कि जो भारतीय संघ में शामिल राज्य हैं उनमें अगर हमें कोई परिवर्तन करना है या उनसे हमें किसी नए राज्य का निर्माण करना है तो उससे संबंधित प्रावधान हमारे अनुच्छेद 3 में किया गया है। तो देखिए क्या क्या अनुच्छेद 3 में कहा गया है। अनुच्छेद 3 में पहला है नए राज्यों का निर्माण। नए राज्यों का निर्माण। दूसरा क्या कहा गया है। राज्यों के क्षेत्र में वृद्धि। तीसरा कहा गया है राज्यों के क्षेत्र में कमी। और चौथे में कहा गया है राज्यों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, यानी कि मौजूदा भारतीय संघ में जो राज्य हैं अगर उनमें से किन्हीं 2 राज्यों को मिला करके हम 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिला करके एक बड़ा राज्य हम बनाना चाहें या फिर किसी एक बड़े राज्य को घटा करके यानी कि उसमें बंटवारा कर करके 2 अलग राज्य हम बनाना चाहें तो अनुच्छेद 3 के तहत हम कर सकते हैं। यानी कि नए राज्यों का निर्माण जो मौजूदा समय में भारतीय संघ में शामिल हैं उनकी बात करता है। नए राज्यों का निर्माण हम कर सकते हैं। नए राज्यों के क्षेत्र में जो वृद्धि है बढ़ाना चाहें तो हम बढ़ा सकते हैं। तीसरे अनुच्छेद के तहत राज्यों के क्षेत्र में अगर हमें कमी करना है वो भी हम कर सकते हैं। और राज्यों की सीमाओं और नामों में भी परिवर्तन हम कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि किसी राज्य के नाम को बदलना है उसे हम अनुच्छेद 3 के तहत बदल सकते हैं और उसकी सीमा में अगर कोई परिवर्तन करना है उसको भी हम अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 3 नए राज्यों के नए राज्यों के निर्माण और वृद्धि कमी नामों में परिवर्तन से संबंधित है जो मौजूदा समय में भारतीय संघ में शामिल हैं। और अनुच्छेद 2 उन राज्यों की बात करता है जो भारतीय संघ में शामिल नहीं हैं, बाहरी क्षेत्र हैं जिन्हें हम कभी फ्यूचर में अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें हम भारतीय संघ में शामिल कर सकते हैं। उससे संबंधित अनुच्छेद 2 और 3 जो भारतीय संघ में इस समय शामिल हैं उसमें परिवर्तन से संबंधित है अनुच्छेद हमारा 3। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम आगे थोड़ा। तो आगे हमारा है राज्य पुनर्गठन से संबंधित 2 शक्तियाँ दी गई हैं। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे राज्य पुनर्गठन
राज्य पुनर्गठन संबंधी शक्तियों में 2 शर्तों का उल्लेख है। किन 2 शर्तों का उल्लेख है? आइए दोस्तों उसको हम जान लेते हैं। पहला कहा गया है, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधी कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो कुछ हम परिवर्तन कर रहे हैं, नए राज्यों को हम जोड़ रहे हैं भारत में, या फिर भारतीय संघ में जो शामिल राज्य हैं उनमें कोई परिवर्तन कर रहे हैं, वो सारे परिवर्तन राष्ट्रपति के मंजूरी पर होना चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, उपरोक्त परिवर्तन से संबंधी कोई अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि जो भी ऊपर हमने जिक्र किया उनसे संबंधित कोई भी अगर प्रावधान करना है, उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? उससे पहले राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए। ठीक है, संसद में पेश करने से पूर्व राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी होनी चाहिए। फिर संस्तुति से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को संबंधित राज्य, ठीक है, संबंधित राज्य का मतलब जिस राज्य में हम परिवर्तन ये सब कर रहे हैं, संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजता है। ठीक है, यानी कि संस्तुति से पूर्व, यानी कि कुछ भी निर्णय लेने से पूर्व राष्ट्रपति उस अध्यादेश को उस संबंधित राज्य से जिसमें हम परिवर्तन कर रहे हैं उसके विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाता है एक निश्चित समय के लिए। अगर वो अपनी मंजूरी देते हैं तो भी, अगर नहीं देते हैं तो भी राष्ट्रपति क्या कर देते हैं? लागू कर देते हैं। ठीक है, यानी कि उस कानून को पास कर देते हैं। तो इससे क्या स्पष्ट होता है? यानी कि इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन करने के संबंध में बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। ठीक है, क्या स्पष्ट हो गया? इस प्रकार स्पष्ट है कि संविधान संसद को यह अधिकार देता है कि वह नए राज्य बनाने, उसमें परिवर्तन करने, नाम बदलने या सीमा में परिवर्तन के संबंध में
बिना राज्यों की अनुमति से कदम उठा सकती है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ समझौते पे संघ है, इसलिए वहाँ के राज्यों की अनुमति लेना ज़रूरी है। वहाँ के राज्य की अनुमति होगी तो ही हम कोई परिवर्तन कर सकते हैं, उसके बजाय नहीं। जो कि हम भारत में ऐसा कर सकते हैं। ऐसी शक्ति संसद को दी गई है कि अगर राज्य की मंजूरी नहीं है फिर भी वो राज्यों के नाम में परिवर्तन कर सकता है। ये शक्ति है संसद को। अब आते हैं दोस्तों, हम पढ़ते हैं अपना लास्ट अनुच्छेद 4। तो देखिए अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 4 सीधे तौर पे कहता है, अनुच्छेद 4 में स्वयं यह घोषणा किया गया है, स्वयं यह घोषित किया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, नए राज्यों के निर्माण सीमा या नाम में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो क्या कहा गया है अनुच्छेद 4 में? अनुच्छेद 4 में सीधे तौर पे कहा गया है कि अगर हम किसी राज्य का नाम बदलते हैं या नए राज्यों का गठन करते हैं या जो भारतीय संघ में राज्य हैं उनके नाम में, सीमा में परिवर्तन करते हैं तो उसे हम संविधान संशोधन के तहत नहीं रखेंगे। यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ठीक है, यानी कि संविधान में संशोधन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखिए केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों का उद्भव कैसे हुआ उसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ हेडिंग दे दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों का उद्भव, यानी कि राज्यों का विकास कैसे हुआ। ठीक है दोस्तों, तो केंद्र शासित प्रदेशों व राज्यों का उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयाँ 2 भागों में बटी हुई थी। ठीक है, यानी कि 2 श्रेणियाँ उनकी थी। एक था हमारा ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था हमारा देसी रियासत। ठीक है, लिख लेते हैं। आज़ादी के समय भारत में राजनीतिक इकाइयों को 2 श्रेणियाँ थीं। ठीक है, कौन कौन सी 2 श्रेणियाँ थीं? पहला था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा क्या था? देसी रियासत। ठीक है, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। तो देखिए आज़ादी के समय भारत में
राजनीतिक दो श्रेणियां थीं, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासत। जब आज़ाद हो गया यानी कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत दो स्वतंत्र एवं भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र, पृथक एवं प्रभुत्व संपन्न दो देश बने थे। एक भारत बना था, एक पाकिस्तान। और इनमें मतलब कि इनमें रखा गया था कि अगर जो भी देसी रियासत हैं जो शामिल होना चाहे, या तो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में हो जाए, या फिर वो खुद स्वयं स्वतंत्र रहे, ये प्रावधान किया गया था। तो यहाँ लिख लेते हैं, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत दो स्वतंत्र एवं पृथक प्रभुत्व वाले देश भारत एवं पाकिस्तान का उदय हुआ। ठीक है, यानी कि दो देशों भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ, उदय हुआ। दो देशों का उदय हुआ और देसी रियासतों को 3 विकल्प दिए गए। कौन कौन से 3 विकल्प दिए गए थे? एक कि वो भारत में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, तीसरा क्या कहा गया था, या फिर स्वतंत्र रहे। ठीक है, तो 3 उनको विकल्प दिए गए थे, या वो भारत देश में शामिल हो जाए, या पाकिस्तान में शामिल हो जाए, या फिर वो खुद स्वतंत्र रहे अपना। तो देखिए, स्वतंत्रता के समय जो 552 देसी रियासतें थीं जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आती थी। ठीक है, यानी कि 552 देसी रियासतें जो भारत की भौगोलिक क्षेत्र में थी। ठीक है, क्षेत्र में थी। उनमें से 549 जो हैं, 549 भारत में शामिल हो गई थी, और जो शेष 3 बची थी, कौन कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये 3 देसी रियासतें भारत में शामिल नहीं हुई थी। ठीक है, 3 शेष भारत में शामिल होने से इनकार कर दी। ठीक है, इनकार कर दिया, यानी ये 3 देसी रियासतों ने साफ मना कर दिया कि ना वो भारत में शामिल होंगी, ना पाकिस्तान में, वो स्वतंत्र रहेंगी, जो कि भौगोलिक क्षेत्र में अगर देखें तो वो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में थी। तो कुछ समय बाद क्या हुआ कि इनको भारतीय संघ में क्या कर लिया गया, शामिल कर लिया गया। ठीक है, तो कुछ समय बाद
ये जो 3 देसी रियासतें हैं इन्हें भी शामिल कर लिया है, इन्हें भी भारत में शामिल कर लिया गया। कैसे शामिल किया गया था? जो हैदराबाद है, हैदराबाद को पुलिस कार्यवाही से शामिल किया गया, जिसमें ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। पुलिस कार्रवाई, हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई से, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से, और जम्मू कश्मीर को कैसे शामिल किया गया? और जम्मू कश्मीर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर के माध्यम से, विलय पत्र के द्वारा भारत में शामिल कर लिया गया। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस तरह से तो हमारे हो गए भारतीय संघ में ये देसी रियासतें शामिल। और राज्य पुनर्गठन से संबंधित, यानी कि राज्य जो पुनर्गठन हुए, राज्य पुनर्गठन से संबंधित आयोग, इनका हम जिक्र कर लेते हैं। यानी कि जो राज्य का पुनर्गठन किया गया उसमें आयोग चलाए गए थे, उनमें से पहला आयोग है धर आयोग, धर आयोग और जेवीपी समिति। ये 2 आयोग चलाए गए थे, किस लिए? राज्य पुनर्गठन के लिए। ठीक है, तो आइए हम उन्हें पढ़ लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, इसे बस हम पढ़ लेते हैं, लिखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो देखिए, इस धर आयोग में क्या बात किया गया था, यानी कि इस देश के विभिन्न भागों को, विशेष रूप से जो दक्षिणी वाले भाग हमारे देश के हैं, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने मांग किया कि जो राज्य का पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर होना चाहिए। ठीक है, यानी कि राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन हो। ठीक है, ये मांग किया था मैक्सिमम दक्षिण भारत के लोगों ने। ठीक है, और तो 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। तो यहाँ लिख लेते हैं, 1948 में भारत सरकार ने एस.के. धर की अध्यक्षता में, एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग की नियुक्ति की। ठीक है, तो आयोग ने क्या सिफारिश किया था? आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक की बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, यानी कि प्रशासनिक सुविधा जो है उसके आधार पर होनी चाहिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, इस आयोग ने क्या सिफारिश की थी? आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषाई कारक के बजाय प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। प्रशासनिक सुविधा के अनुसार होना चाहिए। ठीक है,
तो देखिए, जब ये इस आयोग ने सिफारिश की कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना होकर के प्रशासनिक सुविधा के अनुसार पे होना चाहिए, तो इस तरह से लोगों का आक्रोश और बढ़ गया। ठीक है, यानी कि उन लोगों ने धरना देना शुरू कर दिया, फिर भूख हड़ताल शुरू कर दिया। इस तरह से इसका परिणाम हुआ कि कांग्रेस द्वारा दिसंबर 1948 में एक अन्य भाषाई प्रांत समिति का गठन किया गया। ठीक है, इसमें अत्यधिक असंतोष फैल गया। इसमें अत्यधिक असंतोष के कारण सरकार ने एक अन्य समिति का गठन की। क्या नाम था? JVP गठन की। ठीक है, JVP समिति, यहाँ लिख लीजिए समिति। तो देखिए, इसका फुल फॉर्म जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इन लोगों की अध्यक्षता में एक JVP समिति का गठन किया गया था। क्यों? क्योंकि जो सरकार ने, यानी कि जो आयोग, ये धर आयोग था, उसका कहना था कि जो राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषाई आधार पर ना होकर प्रशासनिक सुविधा के अनुसार हो। लेकिन लोगों ने क्या दिखाया, इसके प्रति आक्रोश दिखाना शुरू कर दिया। उसको शांत करने हेतु एक अन्य समिति का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था? JVP, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया, इनको शामिल करके एक समिति का निर्माण किया गया था। और इन्होंने अपना रिपोर्ट 1949 में पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार किया कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि इसको अस्वीकार कर दिया गया कि जो भाषाई आधार पे लोग मांग रहे हैं, राज्यों का पुनर्गठन कह रहे हैं, उसे नहीं किया गया। ठीक है, आते हैं हम अगला देखते हैं अपना JVP। ये जो समिति है, इसका J का मतलब जवाहरलाल नेहरू, J हो जाएगा। V का मतलब वल्लभ भाई पटेल और P का मतलब पट्टाभी सीतारामैया। ठीक है, इन तीनों लोगों ने 1949 में इनकी रिपोर्ट आई। 1949 में रिपोर्ट पेश की और इस बात को औपचारिक रूप से अस्वीकार कर दिया गया कि राज्यों का पुनर्गठन का जो आधार है, भाषा होना चाहिए। ठीक है, इसे अस्वीकार कर दिया गया था। तो देखिए, इसे अस्वीकार करने के बाद भारत सरकार को भाषा के आधार पर पहले राज्य के गठन के लिए मजबूर होना पड़ा था। क्यों? क्योंकि दक्षिण भारत में जो आंदोलन शुरू हो गया और उसमें भूख हड़ताल 56 दिन के भूख हड़ताल के कारण कांग्रेसी कार्यकर्ता थे हमारे पोट्टी श्री रामुलु, उनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी भूख हड़ताल के कारण। किसकी? तो इसलिए इस समिति को क्या किया गया? हटा करके एक नई समिति फजल अली आयोग, इसका गठन किया गया और इसमें भाषाई प्रांत पे राज्यों का पुनर्गठन को मान्यता मिली। ठीक है, यानी कि राज्यों का पुनर्गठन का आधार भाषा को बनाया गया और सबसे पहले राज्य आंध्र प्रदेश का निर्माण किया गया। ठीक है, यानी आंध्र प्रदेश हमारा पहला राज्य जो भाषाई आधार पर क्या हुआ था? गठित हुआ था। ठीक है, किस आयोग के तहत? फजल अली आयोग। तो दूसरा आयोग हमारा क्या बना? फजल अली आयोग।
क्यों बनाया गया था? राज्यों के पुनर्गठन के हेतु, राज्य पुनर्गठन हेतु। आधार क्या था इस आयोग का? तो आधार था भाषा के आधार पर, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन, ठीक है। और अध्यक्ष कौन थे इस आयोग के? तो अध्यक्ष थे, इस आयोग के अध्यक्ष कौन बने थे? ठीक है, फजल अली ये अध्यक्ष थे। और इनके साथ में और 2 सदस्य थे, KM पडिक्कर और HN कुंजरू, ठीक है। पहला राज्य हमारा कौन बना था? यानी कि राज्य का नाम क्या था? आंध्र प्रदेश पहला राज्य, आंध्र प्रदेश प्रथम राज्य बना, ठीक है। यानी कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना जिसका गठन भाषा के आधार पर किया गया था। इसको देखते हुए अन्य राज्यों ने, यानी कि अन्य लोगों ने भी अपना मांग रखा, अन्य राज्य के लोगों ने भी मांग रखना शुरू कर दिया कि हमारे राज्य का भी पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू, धन्यवाद। और आज के बाद जो अगला हमारा क्लास होगा वो नागरिकता से संबंधित होगा, यानी कि भाग 2 हम पढ़ेंगे नागरिकता से संबंधित अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।